Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you microeconomics, 4th semester, 1st unit for law honors. स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड लॉ. अब हम अर्थशास्त्र में लॉ क्यों पढ़ते हैं? भाई क्या रीज़न है अर्थशास्त्र में लॉ पढ़ने का? तो आपको बता दूं कि कोई भी कानून बनता है तो वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना नहीं है, इसकी जानकारी विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स हम अंडरस्टैंड करते हैं. अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हम बात करेंगे लॉ हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स और लॉ में क्या रिलेशन है ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. इकोनॉमिक्स हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है. हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं? तो हम इस आंसर को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं. पहला आपका क्वेश्चन ये है, लाइक एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड लॉ. ये 2015 में आया है, 16 में भी आया है, 19 में भी आया है. इसके बाद राइट एन एसे ऑन द इकोनॉमिक्स एंड लॉ, इसमें भी इकोनॉमिक्स और लॉ के बारे में बताना है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स हमारी किस तरह से हेल्प करता है. फिर उसके बाद हम बात करेंगे लॉ हमारी किस तरह से हेल्प करता है. हमें इकोनॉमिक्स में लॉ पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. चलिए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र क्या है? व्हाई डू यू स्टडी इट? क्यों इसे हम पढ़ते हैं? एंड हाउ डज इट हेल्प अस टू टेक इकोनॉमिक्स डिसीजन? और किस तरह से ये हमें इकोनॉमी में डिसीजन लेने के लिए, इफ़िशिएंटली डिसीजन लेने के लिए एडवाइस करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन विच यू लिव. आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस लॉबी में रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करेंगे. क्या क्या बताता है? इंफॉर्मेशन देता है, सूचनाएं देता है. पॉवर्टी क्यों है, कंट्री में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, प्रोफेशनल्स को इतनी हाई सैलरी प्रोवाइड क्यों हो रही है, और जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनको इतनी लो सैलरी क्यों प्रोवाइड हो रही है. हमारी कंट्री में किसान इतना ज़्यादा सुसाइड क्यों कर रहे हैं. हमारा कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री क्यों है. हमारा कंट्री एक गांव का देश क्यों है. ओनली जॉब केवल शहरों में ही है, गांव में क्यों नहीं है. अगर शहरों में है तो क्या यही रीज़न है बेरोजगारी का, या इसके अलावा भी और कोई रीज़न है बेरोजगारी का? ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करते हैं. इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए तो देखते हैं. सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक्स हमारी किस तरह से हेल्प करता है. इट विल मेक यू अ स्मार्ट पार्टिसिपेंट इन द इकोनॉमी. आपको एक इफिशिएंटली डिसीजन लेने में इकोनॉमिक्स किस तरह से हेल्प करता है. अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो इकोनॉमिक्स आपकी किस तरह से हेल्प करेगा. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके सामने कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम है, उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करना है. अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी लाइक लिमिटेड रिसोर्सेस,
वो लिमिटेड रिसोर्सेस आपकी अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाइड करेगी? आप उस सीमित साधन को, मनी को किस तरह से खर्च करेंगे? अगर आपने ऑल ऑफ सडन एक दिन में सारी पूरी पॉकेट मनी खर्च कर ली तो आगे कैसे करेंगे? तो हमें बैलेंसिंग सिचुएशन में रहने के लिए कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। आप किस टाइम स्टडी करेंगे, कितना टाइम पीरियड स्टडी करेंगे, उसके बाद कब आपको जॉब करनी है, ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप जॉब करते हैं, इफ़ यू आर इन अ जॉब, देन आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी? जो पर्सन जॉब करता है उसके पास इनकम आएगी, सैलरी आएगी। अब उस सैलरी को किस तरह से, कहाँ पे, कैसे खर्च करना है, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अपनी फैमिली को किस तरह से रेगुलेट करना है और अपनी फैमिली में लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा कैसे सारी चीज़ों को फुलफिल करना है, कब सेविंग करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इकोनॉमिक्स आपकी किस तरह से हेल्प करता है? अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप प्रोड्यूसर हैं, तो इकोनॉमिक्स आपकी बहुत हेल्प करता है कि किस तरह से एक प्रोड्यूसर अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा मिनिमम कॉस्ट के द्वारा मैक्सिमम आउटपुट करके इतना प्राइस डिसाइड करे कि ना तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो और ना ही प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम हो, और किस तरह से प्राइस डिसाइड करना है और किस तरह से मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करके इकोनॉमी में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, ये हम कैसे जानते हैं? विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप गवर्नमेंट हैं तो गवर्नमेंट किस तरह से इकोनॉमिक्स की हेल्प से डिसीजन लेती है? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी। पॉलिसी कौन बनाता है? ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट बनाती है। अब कौन कौन सी पॉलिसी होती है? वो पॉलिसी अगर बनाई गई है तो उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी में, लोगों पे, कंज्यूमर पे, प्रोड्यूसर पे, आम पब्लिक पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये हम कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करेंगे। अब कौन सी पॉलिसी है? लाइक टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में हम क्या पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ लगाना चाहिए। गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि उसे कब कौन सा टैक्स कैसे लगाना चाहिए, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम इकोनॉमिक्स की हेल्प से जानते हैं कि एक कंट्री का अदर कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड अदर कंट्री के साथ अच्छे हैं या बुरे हैं, और एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है अदर कंट्री के द्वारा या कितना उस कंट्री के द्वारा अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और एफपीआई क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसे कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करते हैं। फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, लाइक गवर्नमेंट को किन सोर्सों से इनकम मिल रही है और वो इनकम गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी पे खर्च कर रही है। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है,
इनकम कम है, ऐसी सिचुएशन में क्या गवर्नमेंट इंटरनल डेट से ही काम चलाती है या एक्सटर्नल डेट का भी सहारा लेती है? कहने का मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट की आय ज़्यादा होती है और व्यय कम होती है, तो इस कंडीशन में क्या करेगी? अगर व्यय ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ग्रेटर दैन रिसीट्स है, आय कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या गवर्नमेंट आंतरिक लोन लेती है या बाहरी लोन का भी सहारा लेती है? कितना लेती है ये हम कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमी, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की हेल्प से हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ लॉ। अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लॉ नहीं होगा तो किसी भी कंट्री में पीसफुल कंडीशन जनरेट नहीं हो पाएगी। शांति का अगर माहौल आप देखते हैं तो इसमें लॉ की हेल्प से ही ये सारी चीज़ें मेंटेन हो पाती हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? लॉ करती है। अगर कंट्री में किसी प्रकार का अगर दो कम्युनिटी में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ लॉ। हम लॉ की हेल्प से, विधि की मदद से हम इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। अब ज्यूरिस्डिक्ट क्या होता है? ज्यूरिस्डिक्ट क्या वो पर्सन होता है जो इजीली लॉ की स्टडी कर ले और लॉ की स्टडी करके किसी भी कंपनी में कोई जॉब करने वाला हो? नो, ऐसा कोई पर्सन ज्यूरिस्डिक्ट नहीं कहलाएगा जो ओनली सिर्फ लॉ की स्टडी करके किसी कंपनी में जॉब करने लगे, बल्कि ज्यूरिस्डिक्ट हम उसे कहेंगे जो लीगल सिस्टम में एक्सपर्ट हो। हम ज्यूरिस्डिक्ट उसे कहेंगे जो लीगल सिस्टम में एक्सपर्ट हो एंड जो लॉयर होते हैं, जज होते हैं, उन्हें हम ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन कहते हैं। अगर हम देखें तो जो लॉ है ये बहुत ब्रॉड टर्म है, हम इसे प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली लॉ का मीनिंग क्या है। अगर हम बात करें पुराने लोगों की, पुराने ज़माने में लॉ को किस टर्म में यूज़ किया जाता था, तो जो पुराने लोग थे वो क्या बोलते थे? लॉज कमांड ऑफ द गॉड। कानून वो है जो गॉड ने हमें कमांड दिया है और इसके अलावा कोई ऐसा कानून नहीं है। लेकिन अगर हम किसी स्टेट की बात करें, अगर वहाँ पे कोई राजा महाराजा है, अगर वहाँ के लोगों से अगर बात की जाए कि कानून क्या है, तो वो लोग कहेंगे कि राजा ने हमें जो आदेश दिया है वही लॉ है, इसके अलावा कोई कानून नहीं है और राजा ने हमें जो बताया है उसी को हमें फॉलो करना है। इज इट? लेकिन अगर हम बात करें किसी साइंटिस्ट की, अगर हम साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, वहाँ उससे लॉ के बारे में पूछते हैं कि कानून क्या होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स, लॉ क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे पर्सन के पास जाएं जो किसी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहा है, तो उससे अगर हम पूछें कि लॉ क्या है, कानून क्या है, तो वो क्या बताएगा? अट्रैक्शन ऑफ लॉ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से ये डिफरेंट लोगों के द्वारा लॉ के टर्म थे। अब हम बात करेंगे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कूल ऑफ लॉ। यहाँ पे स्कूल का मतलब क्या है? थॉट से है, विचारों से है कि डिफरेंट
विचारों से कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है, विधि क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, नेचुरल प्रकृति। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ लाइक नेचर ने हमें जो बताया है, लाइक क्या है, लॉज आर कमांड ऑफ द गॉड, जो गॉड ने हमें कमांड दी है वही कानून है, वही लॉ है। इसके अलावा कोई कानून नहीं है जो हमें फॉलो करना है। ये नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ लॉ, अब पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ लॉ क्या बताता है? अगर हम बात करें पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ लॉ मीन्स लोगों ने लोगों के लिए जो कानून बनाया है वही लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक गांव है और उस गांव में एक कुआं है और उस कुएं में किसी प्रकार का कोई गार्बेज थ्रो नहीं किया जाएगा, इस तरह का कानून बनाया गया है। अगर कोई गार्बेज या कूड़ा करकट उसमें थ्रो करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। ये क्या है? पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ लॉ है, जिसे फॉलो करना है, गांव के लोगों ने बनाया है, और अगर उसे फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसे पनिश किया जाएगा। ये क्या है? पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ लॉ है, जो लोगों ने लोगों के लिए बनाया है और जिसे हमें फॉलो करना है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, अब हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ कहता है कि अगर कोई कंट्री में सिस्टम या कस्टम बनाया गया है तो उसे फॉलो करना है। अगर उसे फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसे पनिश किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो हिंदू लॉ में अगर एक हस्बैंड वाइफ मैरिज करते हैं तो दोनों आपस में कमिटेड है, दे आर कमिटेड विद ईच अदर। अगर वो किसी प्रकार का कोई धोखा करते हैं तो क्या होता है? अगर वो विक्टिम पाए जाते हैं तो उन्हें लॉ के तहत पनिश किया जाता है। ये कहलाता है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, कि जो भी कंट्री में या किसी लॉबी में, किसी स्टेट में या कहीं पर भी कोई कानून बनाया गया है तो एग्जैक्टली उसे फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। अब सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ क्या बताता है कि अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडियन हैं तो इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं या अदर कंट्री में रह रहे हैं तो आपको वहाँ के लॉ को, कानून को या रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है? सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड लॉ। तो जनरली आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स अलग है, लॉ अलग है, हम इकोनॉमिक्स में लॉ क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या ऐसा कारण है जो हमें अर्थशास्त्र में विधि पढ़ने की जरूरत पड़ गई? तो एग्जैक्टली आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में लॉ की इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी कंट्री में कानून बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जीएसटी बनाया गया, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया गया तो ये टैक्स कितना ज़्यादा इफेक्टिव है या नहीं है, कंज्यूमर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रोड्यूसर पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, या आम जनता पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हम कैसे जानेंगे? जब हम
इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। तो किस तरह से इसका रिलेशन है, चलिए बताते हैं। लॉ डज नॉट ओनली रेगुलेट सोशल रिलेशनशिप बट इट ऑल्सो रेगुलेट्स इकोनॉमिक्स वेरिएबल। कहने का मतलब ये है कि कानून या लॉ किसी कंट्री में ओनली सोशल रिलेशनशिप को रेगुलेट नहीं करता है, बल्कि वो लॉ अर्थव्यवस्था में कितना कारगर है, कितना इफेक्टिव है, ये भी हम इकोनॉमिक्स की हेल्प से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ कंपेल्स गवर्नमेंट टू इंश्योर फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर बिजनेस। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है या इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके ताकि वो अपने काम को कंटिन्यू कर सकें और इकोनॉमी में ग्रोथ की कंडीशन इन्वॉल्व हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, रोबस्ट लॉ डिस्करेज डिफॉल्टर्स व्हिच अल्टीमेटली क्रिएट्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टर्स। मतलब अगर किसी कंट्री में कोई मजबूत लॉ बनाया जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो कंट्री में डिफॉल्टर्स होते हैं वो हतोत्साहित होते हैं। कैसे? अगर किसी कंट्री में कोई मजबूत कानून है तो जो टैक्स की चोरी करने वाले होंगे, टैक्स इवेजन करने वाले लोग होंगे, तो वो कहीं ना कहीं डरेंगे कि इन केस अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो उनको पनिश किया जाएगा और इस तरह से वो टैक्स की चोरी करने से डरते हैं या जो भी डिफॉल्टर्स होते हैं वो गलत काम करने से डरते हैं। नेक्स्ट, if law is not in favor of innovations and business, it will definitely affect economic growth. अगर कोई भी लॉ इनोवेटर या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के फेवर में नहीं है या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, लाइक अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो इतने सारे पेपर वर्क हैं, इतनी सारी फॉर्मेलिटी है कि इन्वेस्टर हतोत्साहित हो जाता है और अगर इन्वेस्टर्स डिस्करेज होता है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पड़ता है। हाउ? कैसे? अगर एक इन्वेस्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है तो क्या होगा? प्रोडक्शन जनरेट नहीं हो पाएगा। जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगा। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फॉल होगी। तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो लॉ बनाया जा रहा है ये ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि कब उसे फ्लेक्सिबल बनाना है, कब उसे रिजिड बनाना है और अकॉर्डिंग टू टाइम उसे अपने आकार में ले जाया जा सके। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ लॉज टू असेस व्हिच लीगल रूल्स आर इकोनॉमिकली एफिशिएंट। मान लीजिए कोई ऐसा कानून बनाया गया है जिससे ऑल ऑफ सडन गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो वेरी करने लगते हैं। अगर इन्फ्लेशन आता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कंज्यूमर पे पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा और ऑल ऑफ सडन अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो इसका इम्पैक्ट प्रोड्यूसर पे क्या पड़ता है, बिजनेसमैन पे क्या पड़ता है। तो ये इसका कोई भी कानून बना लेकिन उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में कितना पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है, ये हम
विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स जानते हैं। नेक्स्ट लीगल सिस्टम कंट्रोल मार्केट। अब अगर किसी कंट्री में कोई कानून बनाया जाता है तो वो सिर्फ पर्सन या ओनली इंडिविजुअल तक सीमित नहीं रहता, वो मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड, सप्लाई, प्राइस, कैसे, कब, कितना डिसाइड करना है और ये फोर्सेस कितना काम करेंगे, इनके बारे में भी पूरा कंट्रोल लॉ का होता है। दैट्स व्हाई ये एक लीगल सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं। नेक्स्ट, इन डेवलपिंग कंट्रीज अ लॉ अलाउज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारा कंट्री कैसा कंट्री है? विकासशील देश है और विकासशील देशों में गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है और कोई ऐसा कानून बना दिया गया है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिसोर्सेज हैं कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर व्यक्ति ही उनको यूटिलाइज करके और अमीर होता जाए, गरीब तक वो रिसोर्सेज पहुंच ही ना पाए। फाइन, इससे क्या होगा? इकोनॉमी में, कंट्री में एक डिस्पैरिटी का लेवल मेंटेन होगा। डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी अगर पैदा होगी तो कहीं ना कहीं कंट्री में प्रॉब्लम जनरेट हो गई। तो लॉ अपनी कंट्री के बेसिस पे इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें गरीब भी प्रॉपर वे में यूटिलाइज करें और अमीर भी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक सही कानून बनाया जाता है तो वो प्रॉपर गरीबों को भी मौका देता है और अमीरों को भी मौका देता है और इस तरह से अमीर और गरीब दोनों ही इक्वालिटी के साथ रिसोर्सेज को यूज़ कर पाते हैं और इकोनॉमी ग्रो में हेल्प कर पाते हैं। लॉ फोकस ऑन जस्टिस, but how this justice will help society can only understand by economics। अब जो कानून है वो सिर्फ हमें न्याय नहीं दिलाता है बल्कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में कितना पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है, ये हम विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करते हैं। एक बार फिर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स और अब हम कंक्लूजन पे निकलेंगे कि इकोनॉमिक्स और लॉ हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स की, तो जब तक हम इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं करेंगे हम कंट्री के बारे में नहीं जान पाएंगे, ना ही अदर कंट्री के बारे में जान पाएंगे। अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट कंट्री पे, कंट्री के लोगों पे कैसा पड़ रहा है, हमें इसके लिए इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स और लॉ दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। बिना इकोनॉमिक्स के लॉ का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कानून बना भी दिया जाता है लेकिन अगर वो कानून अच्छा है या बुरा है ये हम कैसे जानते हैं? विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर एक आप आम जनता हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो हर लिहाज से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।